पूरे देश के अंदर आईएमए और बाबा रामदेव के बीच के अंदर जो तकरार थी वो एलोपैथी बनाम आयुर्वेद में बदल चुकी है। ना तो बाबा जी के पास में आयुर्वेद का पूरा ठेका है, ना ही आईएमए के पास में पूरा का पूरा एलोपैथी का ठेका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के अंदर मौजूद है और वो बताते हैं कि 864 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 सिचुएशन में। यहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। डिस्कशन इस बात का है कि मेडिकल साइंसेज में इतनी अगर एडवांसमेंट नहीं है कि डॉक्टर्स भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो ये मेडिकल साइंसेस किस बात की है। आधे से ज्यादा लोगों ने उसकी वेबसाइट विजिट नहीं की होगी और उनको पता नहीं होगा कि आईएमए केवल एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की और इनके पास में करीब 3,30,000 डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, मगर इनके पास में ना तो पूरे मेडिकल साइंसेस की ठेकेदारी है, ना ही इस तरीके का कोई दावा करते हैं और ना ही कभी बाबा रामदेव ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि उनके सखा बालकृष्ण का बिना एलोपैथी के जान बच सकती थी। यानी कि एलोपैथी जरूरी है, वेंटिलेटर्स जरूरी है जान बचाने के लिए। अगर इंडिया के अंदर कोई रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जो संवैधानिक संस्था है जिसका इन सब के ऊपर कंट्रोल है, तो वह है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो माना यह जा सकता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन सरकारी संस्थान के पास में असल ठेकेदारी है। कोई भी बात अगर एलोपैथी के ऊपर आती है उसका जवाब देने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता। उसी तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी सरकारी संस्था है और आपको यह शायद पता होगा कि वैक्सीन हो चाहे नई ड्रग का डेवलपमेंट हो, यह काम डॉक्टर नहीं करते, ये काम करते हैं फार्मासिस्ट और यहीं से बनती है नई ड्रग्स, न्यू ड्रग डेवलपमेंट होता है। रेगुलेटरी बॉडी केवल डॉक्टर्स की और फार्मासिस्ट की नहीं होती, नर्सेस की भी होती है। ऐसे कोई मुंह उठा के अपने आप को नर्स घोषित नहीं कर सकता, डिग्री लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हाल ही के अंदर जो इजराइल के अंदर हमारे देश की बेटी, हमारी जो नर्स वहां पर शहीद हुई थी, ये भी रजिस्टर्ड थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर और इसीलिए उसको देश के बाहर जाकर सेवा करने का मौका मिला। अब बात आ जाती है आयुर्वेद की संस्था की। क्या हर कोई उठाकर अपने आप को आयुर्वेद गुरु घोषित कर सकता है या कोई रेगुलेशंस है? क्या पुरानी सरकारों ने और नई सरकारों ने आयुर्वेद की अनदेखी की है? इस प्रकार की जो बातें हैं सोशल मीडिया में क्यों होती है जिसका कोई सर पैर नहीं है? तो भारत के अंदर आयुर्वेदा के लिए केवल एक नहीं दो काउंसिल है। पुरानी नई सरकारों ने इस पर बहुत काम किया है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, आयुष डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, पूरा मंत्रालय भी है इसके नाम पे। उसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज और सेटअप किया गया है जिसके पास भारी भरकम सामान है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर कोई सरकार कुछ कर नहीं रही। करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरकार हमेशा लगाती आई है आयुर्वेद के नाम पर। इन काउंसिल के पास में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप यहाँ इंस्टीट्यूशंस को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं पूरे 31 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया भर में और इनके एम्प्लॉइज की अगर आप संख्या आप देखना चाहेंगे तो आपको इतने सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब बाबा जी ने हाल ही के अंदर कहा है कि किसी का बाप भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता महामारी एक्ट के अंदर, क्योंकि उनकी जो दवाई है कोरोनिल है वो 100% क्लिनिकली अप्रूव्ड है। तो आप ये सोचेंगे कि क्या उसको अप्रूव करने के लिए सरकार ने कोई संस्था बना रखी है या नहीं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही उपक्रम है और अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि एनआईए के पास में अपने खुद के 300 बेड हॉस्पिटल भी है और इन हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड, ऑपरेशन, कंसल्टेशन, एक्सरे, ईसीजी सबकी सुविधा उपलब्ध है। हर एक वो फैसिलिटी यहां पर उपलब्ध है जो किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है, आयुर्वेद के पास में ही उपलब्ध है। तो बाबा रामदेव को क्या इनके बारे में पता नहीं था, जो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कराकर और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास क्लिनिकल ट्रायल कराई और अपने कंट्रोवर्सी में फंसे? अगर आपको लगता है कि इनके पास में क्लिनिकल ट्रायल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यह बिल्कुल गलत बात है। इनके पास में सारी इंस्टीट्यूशनल कमिटीज मौजूद हैं और समय समय पर इनके पास में कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते रहते हैं। इनका रिजल्ट्स भी अच्छा आता है और यहां पर जो हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मैं खुद भी कहीं ना कहीं काम कर चुका हूं। कोई भी एलोपैथी वाले लोग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, ड्रग डेवलपमेंट वाले लोग हो, वो कभी भी आयुर्वेदा के लिए किसी भी खराब शब्द का उपयोग नहीं करते। इनफैक्ट जितने डॉक्टर्स हैं वो खुद ये कहते हैं कि वो कई सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का सेवन करते हैं, योगासन करते हैं, इन सबको अपनी लाइफ के अंदर एक विशेष स्थान बताते हैं। मगर उसके दूसरी तरफ आयुर्वेद के पास में किसी के पास भी चले जाओ, वो एलोपैथी के बारे में क्या कहेगा वो आपको अच्छी तरीके से पता है। एक नहीं 1000 कमियां निकाल देगा केवल और केवल ये बताने के लिए कि वो एलोपैथी वालों से ऊपर है। अब बाबा रामदेव का अपना खुद का शोरूम है, उन्होंने कोरोनिल बनाई है और इस कोरोनिल को उन्होंने रेमेडी घोषित कर दिया है। मतलब इम्यूनोमोड्यूलेटर नहीं है, सीधा रेमेडी के तौर पर वो इसको बेच रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी करवा दी है और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर ही हुई है और बाकायदा उसकी परमिशन ली गई थी। ना सिर्फ इंडिया की क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर उनकी एंट्री है, साथ ही WHO की वेबसाइट पर भी एंट्री मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा
WHO की वेबसाइट के ऊपर जाकर, मगर आपको पतंजलि के यहां पर एंट्री मिल जाएगी और एंट्री के अंदर लिखा गया है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो कोविड पेशेंट्स को कितना फायदा पहुंचाता है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। इसकी जो डेट है वो आप देख सकते हैं, 29 मई 2020 की डेट यहां लिखी है, ठीक एक साल पहले की। और ये जो ट्रायल्स है इनको कंप्लीट घोषित कर दिया गया है। अब देखिए ये वाली एंट्री तो आपको बाबा रामदेव ने भी नहीं दिखाई, जबकि ये तो उनको बहुत ही सपोर्टिव एक एविडेंस की तरीके से वो दिखा सकते हैं। बात असल में ये है कि ये जो स्टडी की गई थी ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में की गई थी, या जिनको थोड़ा बहुत कोरोना था। इसमें खास तौर पर ऐसे पेशेंट्स को शामिल नहीं किया गया था जिनको ज्यादा कोरोना था, यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहां पर जो लिखा है वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बोला था कि 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन पर हमने उनको टेस्ट किया था, जबकि राजस्थान सरकार का उस समय नियम था 1 हफ्ता पहले दूसरा टेस्ट नहीं हो सकता, तो तीसरे दिन और 7वें दिन टेस्ट नहीं हो सकता था, यानी कि यहां पर कुछ मैनिपुलेशन किया गया था। तो सोचने वाली बात है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जब मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के पास में 200-300 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी यहां मौजूद है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के 30 अलग अलग ब्रांचेस मौजूद हैं, तो बाबा रामदेव ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सहारा क्यों लिया और उनके जो रिजल्ट्स थे उसके अंदर मैनिपुलेशन दिखा, सीरियस पेशेंट्स को उन्होंने छोड़ दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा और एलोपैथी में यह सबसे बड़ा फैक्टर रहता है लोगों के पास। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार के अंदर आप ले सकते हैं, वहीं पर एलोपैथी की जो शुरुआत है वो भी कम से कम 1000 रुपए से होती है और कई लाखों रुपए तक वो पहुंच सकती है। इसके चलते लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि हमें कोरोना हो ही नहीं। आपका शरीर कितना ही मजबूत हो, जब महामारी फैलती है तो वहां पर आपको जो सुविधा उपलब्ध हो उसको काम में लेना ही चाहिए। आपकी अगर बहन, पत्नी, बेटी किसी की भी अगर डिलीवरी हो रही है और वो नॉर्मल नहीं हो पा रही तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी करानी ही पड़ेगी। अब यहां पर भी आप ये कहेंगे कि सबसे पहले जो सर्जरी है वो सुश्रुत ने की थी, सुश्रुत संहिता के अंदर लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर डॉक्टर्स, और ज्यादातर का मतलब केवल 51% नहीं है, तकरीबन आप इसको 100% ही मानिए, वो सभी के सभी आयुर्वेद का भी सम्मान करते हैं और सुश्रुत का भी सम्मान करते हैं। मगर समय के साथ में हमने तौर तरीके डेवलप करे हैं, आपसी एक दूसरे को सम्मान दिया है। अगर सुश्रुत की करी हुई सर्जरी बाबा जी आज करते हैं, किसी का पेट काटकर ऑपरेशन कर देते हैं, तो किसी के बाप में भी दम नहीं है जो बाबा जी को जेल जाने से बचा सके। देश संविधान से चलता है, सभी को इसका आदर करना पड़ेगा। योगासन से शरीर का फायदा होता है, मन प्रसन्न रहता है, मन बिल्कुल शांत रहता है। मगर अगर कोई बाबा ये कहता है कि उसके पास में सिद्धि प्राप्त है योगासन के, और वो ये बयान देते ऐसे दिखाई दे जाता है जो कि द्वेषतापूर्ण से परिपूर्ण हो और कई सारी ऐसी बातें बोलता है जो कि किसी योगी को नहीं बोलनी चाहिए, तो साफ पता पड़ जाता है कि योग करने से आपका मन शांत नहीं होता। एलोपैथी वाले आयुर्वेद के साथ हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, मगर बाबा जी जो काम कर रहे हैं वो द्वेषता बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। रेगुलेटरी एजेंसीज को जो काम करना है वो तो करेंगी ही। नमस्कार, धन्यवाद।